हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चन करने वाले हैं जो शॉर्ट नोट रह गए थे। बाकी के जो हमने जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो पहले ही देख चुके हैं पहले वाले पार्ट में। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख लीजिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, अब आपको शॉर्ट नोट लिखने को आएंगे, उनमें से आपको कोई 2 शॉर्ट नोट लिखने हैं, लेकिन मैं तो आपको यहाँ पे सारी समझाऊंगा। तो आपका पहला शॉर्ट नोट है जस्टिस इन बृहस्पति। तो देखिए, जो बृहस्पति है ना, वो हिंदू पौराणिक कथाओं में पूजनीय व्यक्ति हैं और इन्हें न्याय और धार्मिकता का प्रतीक माना जाता है। और ये देवताओं के दिव्य गुरु के रूप में एक ज्ञान और निष्पक्ष शासन के प्रतीक हैं। अब देखिए, जो बृहस्पति है ना, वो अपने जो सिद्धांत देते हैं उसमें सिद्धांत में उनका जो नैतिक आचरण है, समाज के प्रति जो सद्भावना है, उस पर ये जोर देते हैं। और इनकी एक भूमिका ना धार्मिकता के शिक्षक के रूप में मानी जाती है। जो हिंदू धर्म में जो धर्म संहिता है ना, उसमें इनको एक धार्मिकता के शिक्षक के रूप में देखा गया है। और देखिए, बृहस्पति के अनुसार जो न्याय है ना, वो सिर्फ दंडात्मक नहीं है। यानी उसको जो न्याय है सिर्फ ये नहीं कि आपने सामने वाले को दंड दे दिया, सजा दे दी और न्याय हो गया। ऐसा नहीं है। जो न्याय है उसका मतलब है संतुलन, सदाचार को बहाल करना। बृहस्पति की जो भी शिक्षाएं हैं वो व्यक्ति को सत्य, अखंडता और करुणा को बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन देती है। तो मेनली जो बृहस्पति हैं वो लोगों को नैतिक मूल्यों को पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब अगला आपको शॉर्ट नोट लिखना है। जो मनु ने अपनी मनुस्मृति में वर्णों के बारे में बताया ना कि 4 वर्ण है, उनका क्या काम है, उनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मनुस्मृति है वो एक हिंदू कानूनी ग्रंथ है ना, उस टाइम का, बहुत पुराने टाइम का एक कानूनी ग्रंथ है। एक टाइप से आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन मान सकते हैं पुराने टाइम का। तो उसी के हिसाब से जो राज्य व्यवस्था थी वो चलती थी। राजा उसी को फॉलो करता था, मनुस्मृति को, और शासन करता था उसके हिसाब से। अब देखिए, जो वर्ण है वो हिंदू समाज के सामाजिक वर्गों को संदर्भित करता है। तो देखिए, मनुस्मृति में मेनली 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। पहला है ब्राह्मण, इनका काम था पूजा पाठ करने का और लोगों को शिक्षा देने का। दूसरा था क्षत्रिय, क्षत्रियों का काम था युद्ध करने का, प्रजा को सुरक्षा देने का और शासन करने का। तीसरे नंबर पे थे वैश्य, इनका काम था व्यापार करने का, खेती करने का। और चौथे नंबर पे थे शूद्र, जो मजदूरी करते थे और जो नौकर का काम करते थे। अब देखिए, ये जो विभाजन किया गया था ना शुरू में, ये कर्म के आधार पर किया गया था। यानी जो व्यक्ति अगर मान लीजिए वो किसी को शिक्षा दे रहा है ना, किसी को पढ़ा लिखा रहा है या पूजा पाठ कर रहा है, तो वो ब्राह्मण है। अब जो लड़ेगा, सैनिक है, जो युद्ध करेगा है ना, जो प्रोटेक्शन करेगा, वो क्षत्रिय है। तो जो काम करते थे ना आदमी, उन्हीं के हिसाब से इन वर्णों को बांटा गया था मनुस्मृति में। और ये जो वर्ण थे, ये सामाजिक व्यवस्था पर जोर देते थे। और यहाँ पे जो प्रत्येक वर्ग है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, वो आपस में मिलकर ही समाज में अपना कुछ ना कुछ योगदान देते थे। और इन चारों से ही मिलकर जो समाज है वो आगे बढ़ता है। और मनुस्मृति के अनुसार प्रत्येक वर्ग का कुछ ना कुछ काम और जिम्मेदारी दी गई है ना, कर्तव्य दिए गए हैं। जैसे कि ब्राह्मण का काम है पूजा पाठ करने का, पढ़ा और शिक्षा ग्रहण करने का और शिक्षा देने का। क्षत्रियों का काम है प्रोटेक्शन देने का, शासन करने का। वैश्यों का काम है ना, व्यापार करने का, खेती करने का। और शूद्रों का काम है मजदूरी करने का। तो ये जो कर्तव्य हैं, जिम्मेदारियां, ये चारों वर्गों को बताई गई है कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। और फिर जो जिस वर्ग में आता है वो जो काम करता है, जिस जो कैटेगरी में आता है वो उसी काम को करता है और समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता है। अगला शॉर्ट नोट लिखना है आपको कौटिल्य की विदेश नीति। यानी जो चाणक्य था, उनकी मतलब जो अर्थशास्त्र है उसके हिसाब से आपको बताना है कि उनकी विदेश नीति क्या थी। तो देखिए, कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक, शिक्षक, अर्थशास्त्री और राजनीतिक रणनीतिकार थे। और जिन्होंने जो मौर्य साम्राज्य के जो प्रथम जो राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके सलाहकार भी रहे थे। यानी में जो कौटिल्य थे ना, उन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य उसको राजा बनाया था। और उनकी जो किताब है अर्थशास्त्र, उस किताब से हमें पता चलता है कि चाणक्य की क्या विदेश नीति थी। तो देखिए, जो कौटिल्य की विदेश नीति थी वो व्यवहारिक थी। यानी वो अपने जो पड़ोसी जो राज्य थे उनके साथ दोस्ती बनाए रखते थे। और उनका पूरा फोकस राज्य के कल्याण पर और स्थिरता पर केंद्रित था। देखिए, स्थिरता यानी स्टेबिलिटी। तो एक राज्य में स्टेबिलिटी तभी आएगी जब एक राजा काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तो इनका सारा ध्यान ना राजा के ऊपर था कि राजा के पास सारी पावर होनी चाहिए। यानी जो सत्ता है ना वो सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। तो इन्होंने अपने राज्य के कल्याण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा जोर दिया और काफी सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए।
तो जैसे मैंने आपको शुक्र नीति के बारे में बताया था, तो चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में शुक्र नीति के बारे में एक्सप्लेन किया है। और वो शुक्र नीति को अपनाते थे। शुक्र नीति के अनुसार वो कूटनीति का इस्तेमाल करते थे और जासूसी का इस्तेमाल करते थे और सैन्य शक्ति को बढ़ाने में विश्वास रखते थे। तो चाणक्य की विदेश नीति थी सबसे पहले गठबंधन करना। अगर गठबंधन से बात बन जाती है तो सही है, अगर वो सामने वाला दुश्मन बन जाता है तो फिर अपने जासूस तैयार करना और उसकी फिर जासूसी करवाना, फिर उसके खुफिया राज पता लगवाना और फिर उस पे मतलब अपनी सैन्य ताकत बढ़ा के उस देश पे हमला करके उसको कब्जा लेना। अगला शॉर्ट नोट है कबीर का समन्वयवाद। तो देखिए जो कबीर थे उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था और ये एक रहस्यवादी कवि थे। यानी रहस्यवादी मतलब इनके जो पोयम थी, कविताएं थी और जो दोहे थे उनमें रहस्य छुपा होता था। मतलब ये लिखते कुछ और थे, उनका मतलब कुछ और होता था। देखिए इनके जो छंद है ना वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी समाहित हैं, जो धार्मिक विभाजन से परे और सार्वभौमिक आध्यात्मिकता पर जोर देते हैं। और जो कबीर है वो कर्म कांडों का विरोध करते हैं। यानी ये कहते हैं कि मंदिर और मस्जिद बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें भगवान को डायरेक्ट उनसे बातचीत करनी चाहिए, ना कि हमें मंदिर मस्जिद जाके उनकी पूजा करनी चाहिए। हमें उनका मतलब ध्यान करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए और परमात्मा से सीधी बात करनी चाहिए, ना कि किसी किसी के माध्यम से हमें बात करनी चाहिए। हम सीधे परमात्मा से बात करते हैं। तो उन्होंने जो कर्म कांड होते हैं यानी मंदिर बनाना, वहां पे पूजा करना, मस्जिद बना के वहां पे अजान देना, तो ये इन चीजों का ये विरोध करते हैं। तो ये परमात्मा के साथ सीधे व्यक्तिगत संबंध बनाने पर जोर देते हैं। अब देखिए यहीं पे जो पहला पेपर है ना इसके क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। अब मैंने ऊपर दो पेपर लगा रखे तो उनको दोनों को देख लीजिएगा। अब यहाँ से दूसरा पेपर के मैं आप क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। और देखिए जो दूसरा पेपर है ना उसमें मेनली काफी सारे क्वेश्चन रिपीटेड आए हैं। तो मैं अब जो अलग क्वेश्चन है ना, नए क्वेश्चन, उनको समझाऊंगा, ठीक है। जैसे कि जो दूसरा पेपर है उसके मेनली जो सारे क्वेश्चन है सेम है। जो शॉर्ट नोट है उसमें एक आ रखा है सप्तांग सिद्धांत, तो इसको आपको समझाना है। तो सप्तांग का मतलब होता है सात यानी सेवन। तो सप्तांग सिद्धांत में सेवन प्रिंसिपल दिए गए हैं। तो सप्तांग सिद्धांत का मतलब है कि एक जो राज्य होता है उसको चलाने के लिए सात जो मेन कंपोनेंट है वो क्या क्या है। सबसे पहले है शासक यानी राजा, राज्य को चलाने के लिए राजा होना चाहिए। फिर आते हैं मंत्री जिन्हें अमात्य भी बोला जाता है। फिर आते हैं क्षेत्र यानी जनपद, जहाँ पे जो राजा है वो शासन करेगा, मतलब जो जनपद है वही मिलकर एक राज्य बनाते हैं। फिर आता है दुर्ग यानी किला। अब किला क्यों चाहिए? प्रोटेक्शन के लिए। अगर प्रोटेक्शन ही नहीं कर पाएंगे तो फिर राज्य कभी राज्य बन ही नहीं पाएगा, है ना। फिर आता है कोष यानी खजाना यानी धन। तो अब राज्य को चलाने के लिए पैसे की भी जरूरत है। फिर आता है दंड यानी सेना। अब जो अपराधी है उसको दंड देने के लिए सेना भी चाहिए, युद्ध करने के लिए भी सेना चाहिए, प्रोटेक्शन के लिए सेना चाहिए। फिर आता है मित्र यानी सहयोगी। तो मित्र मतलब जो आपका राज्य है ना उसके आसपास जितने भी पड़ोसी राज्य है उनके साथ आपकी मित्रता होनी चाहिए, तभी जो राज्य है वो एक अच्छी तरीके से चल पाएगा। तो ये जो सेवन सिद्धांत है ना इनको अर्थशास्त्र जो कौटिल्य द्वारा लिखा गया है उसमें ये वर्णित है। और वहीं से जो राज्य है ना उसका कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। अगला आपका शॉर्ट नोट है सामाजिक कानूनों पर मनु के विचार। अब देखिए जो मनु ऋषि थे उन्होंने जो अपनी मनुस्मृति लिखी थी तो उसमें उन्होंने सामाजिक कानूनों के बारे में अच्छे से बताया है। तो सबसे पहले उन्होंने जो धर्म है ना उसका जो अवधारणा है उसको स्पष्ट किया। और यहाँ पे जो धर्म है, धर्म का मतलब है कर्तव्य, कि किसका क्या कर्तव्य है, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी। तो जो मनु है अपनी जो उन्होंने मनुस्मृति लिखी है उसमें हर व्यक्ति का क्या धर्म होगा, क्या कर्तव्य होगा उसके बारे में वर्णित किया है। क्योंकि जो मनु थे उनका मानना था कि जो समाज है वो आगे तभी बढ़ सकता है जब हर व्यक्ति को उसका क्या कर्तव्य है, उसका क्या धर्म है उसके बारे में उसे पता होगा। इसलिए उन्होंने चार वर्णों की रचना करी, समाज को चार हिस्सों में बांटा और उन्होंने बताया कि किसका क्या काम होगा। और देखिए उन्होंने भले ही जो समाज है उसको जातियों में बांटा लेकिन उन्होंने न्याय पर पूरा जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो न्याय है वो सबके लिए समान है, भले ही वो राजा हो भले ही वो शूद्र हो, है ना, भले ही वो क्षत्रिय हो या शूद्र हो या वैश्य हो, जो कानून है वो सबके लिए सेम होगा। तो जो न्याय है, नैतिकता है, तो उन्होंने जो नैतिक व्यवहार है उस पर सबसे ज्यादा जोर दिया। अब आपका अगला क्वेश्चन है आपको बताना है कि लिंगियतवाद क्या है। और उसी के साथ आपको ये भी बताना है कि जो लिंगायत संप्रदाय था उसकी जो स्थापना में जो वासवन्ना था उनकी क्या भूमिका थी। तो देखिए जो लिंगायतवाद है एक वरिष्ठ शैव धार्मिक परंपरा है। शैव मतलब यानी शिव जी, यानी शिव जी के लिए धार्मिक एक परंपरा है जिसमें मतलब ये 12th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी भारत के कर्नाटका में। और देखिए ये जो संप्रदाय है इसकी जो शुरुआत थी वो वासवन्ना ने की थी। जो वासवन्ना थे वो एक दार्शनिक राजनेता और साथ ही साथ समाज सुधारक भी थे। तो वासवन्ना सामाजिक समानता में विश्वास रखते थे और वो जाति भेद को खारिज करते थे, यानी जाति के खिलाफ थे। तो ईस्ट लिंग के नाम से जानने वाले जो भगवान शिव है यानी जो शिवलिंग होता है उनको ईस्ट लिंग भी कहा जाता है। तो उनकी पूजा का वो बढ़ावा देते थे वासवन्ना। तो इसलिए उन्होंने
लिंगयात संप्रदाय की शुरुआत करी। तो यहाँ पे जो इष्ट लिंग है इसका मतलब है शिवलिंग से है, जो जिसमें मेनली जो भगवान शिव है उनकी पूजा की जाती है। तो देखिए वासवन्ना ने बताया कि कैसे हमें पूजा करनी है शिव जी की। तो उन्होंने क्या कहा कि जो ईस्ट लिंग है, आपको इमेज में दिख रहा होगा, एक छोटा सा आकार का शिवलिंग होता है, उसको हाथ पे रखा जाता है, मतलब धारण किया जाता है, पहना जाता है एक तरीके से। तो इसको हाथ पे रखकर फिर इसकी पूजा की जाती है व्यक्तिगत रूप से। और देखिए इसमें आपको कोई भी अनुष्ठान वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, ना आपको कुछ मतलब अलग से चीज करनी होती है। इसमें आपको बस जैसे आप साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वैसे ही इसमें आपको साधना करनी होती है। बस हाथ में आपने क्या कर रखा होता है, इष्ट लिंग को धारण कर रखा होता है। तो ये जो इष्ट लिंग है एक तरीके से आप जो शिवलिंग है उसका एक छोटा रूप मान सकते हैं। और जब आप मेडिटेशन करते हैं तो उस टाइम पे आप भगवान शिव को याद करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। और देखिए इसने ना सामाजिक मापदंडों को चुनौती दी, क्योंकि उस टाइम पे मंदिर वगैरह में ज्यादा पूजा की जाती थी, यज्ञ वगैरह की जाते थे। लेकिन उस टाइम पे जब ये लिंगियातवाद फैल चुका था, तो लोग अब अपने आप ही साक्षात ईश्वर से बातचीत कर सकते थे, अपना अपने आप को ईश्वर से जोड़ सकते थे, उनके डायरेक्ट अपने संबंध बना सकते थे, है ना। और बस उनको ये मतलब जो ईस्ट लिंग हाथ में धारण करना होता है, मेडिटेशन करना होता है, भगवान शिव को याद करना होता है। अब उनको कोई भी अनुष्ठान वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती थी। तो देखिए उस टाइम पे अनुष्ठान को लेकर काफी ज्यादा भेदभाव फैला हुआ था। तो वासवन्ना ने इस संप्रदाय के अनुसार जो जितना भी भेदभाव था उसको खारिज कर दिया था। और उन्होंने कहा था कि कोई भी ये जो मेडिटेशन ही कर सकता है ना, भगवान शिव की आराधना कर सकता है ना। इष्टलिंग को धारण करके आपको भगवान शिव की आराधना करनी है। और इसमें आपको कोई भी यज्ञ वगैरह करने की जरूरत नहीं है ना, आपको आप कहीं भी कर सकते हैं, आप अपने घर में कर सकते हैं ना, आपको जहाँ मन करे आप वहाँ कर सकते हैं। आपको बस शिव जी की आराधना करनी है, आपको पर्टिकुलरली कोई मंदिर में नहीं जाना है ना। आप कहीं पे भी अपने घर पे बैठ के ये पूजा पाठ कर सकते हैं। अब देखिए जो बासवन्ना थे उनके जो प्रयास थे, उनका उद्देश्य था एक आध्यात्मिक मूल्यों के आधार पर एक समुदाय की स्थापना करना। और उनका ये समुदाय बनाने का मेन कारण ये था कि जो व्यक्ति है उसको मतलब सामाजिक जो स्थिति है उसके ऊपर ना तोला जाए ना, उसका मूल्यांकन जो सामाजिक उसकी परिस्थिति है, यानी जो अमीर है गरीब है उस पर उसके ना किया जाए, बल्कि वो कितना मतलब भगवान की भक्ति कर सकता है ना, कितना बड़ा वो भक्त है, तो उसका मूल्यांकन उसकी भक्ति के अनुसार होना चाहिए। अब देखिए जो लिंगायत संप्रदाय था ये ना काफी ज्यादा उस टाइम पे लोकप्रिय हो गया था, क्योंकि इनकी जो विचारधारा थी वो ये थी कि आपको कोई भी अनुष्ठान करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे जो परमात्मा है उनसे सीधे अपने संबंध व्यक्तिगत संबंध बना सकते हैं, है ना। और आपको क्या फॉलो करना है वो भी चीज उन्होंने बता दी थी कि हाथ में आपको इष्टलिंग रखना है और एक मेडिटेशन की फॉर्म में बैठना है और भगवान शिव की आराधना करनी है। तो बासवन्ना के बाद जितने भी मतलब इनके बाद जो इनके सक्सेसर आए उन्होंने इस परंपरा को, इस संप्रदाय को आगे भी जारी रखा। अब आपका अगला क्वेश्चन है आपको बताना है कि जो दिग निकाय है उसके अनुसार उस टाइम की जो राजनीतिक विचारधारा थी वो क्या थी। तो देखिए जो दिग निकाय एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, यानी एक बौद्धिक धार्मिक ग्रंथ है। तो देखिए इसके अनुसार जो राजा होना चाहिए वो सद्गुणी नेतृत्व वाला होना चाहिए, और साथ ही साथ जो शासक है यानी जो राजा है उसको प्रजा के कल्याण के लिए धार्मिकता, करुणा और ज्ञान को बनाए रखना चाहिए। और देखिए पाठ में यानी जो ये टेक्स्ट था इसमें बताया गया है कि जो बुद्धा थे वो विभिन्न जो शासक थे यानी जो राजा थे उनसे उलझते रहते थे। उलझने का मतलब लड़ने से नहीं है, उलझने का मतलब ये है कि जो राजा होते थे उस टाइम पे वो नैतिकता से नहीं चलते थे, जो बुद्धा होते थे उनसे उलझने का कारण ये था कि वो उनको एक मार्गदर्शन देते थे कि आपको कैसे एक शासन, एक नैतिक शासक बनना चाहिए, है ना। तो उनको नैतिकता के सिद्धांत सिखाते थे और बताते थे कि एक राजा की क्या क्या कर्तव्य होते हैं। तो ये सब चीजें इस पाठ में दर्शाया गया है। और इस पाठ के अनुसार यानी जो ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है इसके अनुसार जो राजा होते थे उनसे नैतिक आचरण और उदारता और न्याय की उपेक्षा की जाती थी। तो जो दीघ निकाय है ये मेनली जो राजा का नेतृत्व है और समाज की जो भलाई है उस पर जोर देता है। और राजा को कैसे न्याय करना चाहिए, राजा को कैसे शासन करना चाहिए, उसके लिए ये राजा का मार्गदर्शन करता है। और साथ ही साथ परोपकार और अधिक अच्छे के लिए सामंजस्यपूर्ण नियमों पर जोर देता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है नैतिक जीवन पर तिरुवल्लुवर के विचारों पर चर्चा करें। तो इसको मैं स्किप करवा रहा हूँ क्योंकि इसको मैं पिछले पार्ट में ही आपको समझा चुका हूँ, जहाँ पे मैंने आपको इनकी जो किताब लिखी हुई थी ना उसके बारे में समझाया था। और इन्होंने अपनी जो किताब लिखी थी उसमें मतलब कैसे उन्होंने नैतिक जीवन के ऊपर अपने विचार दिए उसके बारे में मैंने समझाया था। तो अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो जाके देखिए, पिछले पार्ट में मैंने इसके बारे में समझाया है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के प्रमुख तत्वों की चर्चा करें। तो अभी कौटिल्य का मंडल सिद्धांत क्या था तो इसके ऊपर आपको बताना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं जो कौटिल्य थे उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था और इसी ग्रंथ में मंडल सिद्धांत का उल्लेख किया गया है।
तो इस सिद्धांत में कुछ ऐसे प्रमुख तत्व आते हैं जो राजनीतिक रणनीति को आकार देते हैं। देखिए इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है मंडला का। मंडला में से होता है एक टाइप का ग्रुप, जैसे महिला मंडल है ना, वैसे इसका मतलब है मंडल, यानी एक टाइप का ग्रुप। अब किसका ग्रुप? छोटे छोटे राज्यों का। जो भारत था ना उस टाइम पे काफी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो ये जो ग्रुप है ना, इनका मेन मकसद क्या था कि आपस में, मतलब जैसे जो दुश्मन का दुश्मन होता है वो दोस्त होता है। तो ये जो छोटे छोटे राज्य थे ना, ये आपस में मिलकर इन्होंने एक मंडल बना लिया था, ताकि जो भारी जो दुश्मन है ना, जो बड़ा जो दुश्मन है, उससे साथ मिलकर लड़ा जा सके। तो जो कौटिल्य थे उन्होंने ये जो मंडल है इसका कॉन्सेप्ट दिया था, ताकि जो पूरा भारत है ना वो एक हो सके और एक अखंड भारत का निर्माण हो सके। और जो जितने भी छोटे छोटे राज्य है वो आपस में मिलकर एक मंडल का फॉर्म ले ले, ताकि कोई बाहर से जो आक्रमण हो रहे हैं बड़े राजा पे, तो हम उनका साथ दे सके और जो भारी जो दुश्मन है उसको भारत से भगा सके। एग्जाम्पल के लिए जो अलेक्जेंडर आया था उसको कैसे हमने भारत से पीट कर भगा दिया था, है ना। तो ऐसी इन्होंने मंडल की फॉर्मेशन करी, ताकि जो बाहर से कोई दुश्मन आए तो उसको मार पीट के भगा दे। तो देखिए मंडल के अंदर होता क्या था, एक मेन राजा होता था पूरे भारत का, जैसे कि अशोक था और चंद्रगुप्त मौर्य था। तो एक मेन राजा होगा, बाकी जितने भी छोटे छोटे जो राज्य है ना, वो भी उस राजा का सपोर्ट करेंगे, कोई भी अगर उसको बड़ा युद्ध लड़ना है तो इसलिए उन्होंने मंडल का फॉर्मेशन करा था। और जो मेन राजा का जो राज्य होगा ना, वो बिल्कुल सेंटर में होगा, बीच में होगा। बाकी जितने भी जो राज्य है ना उसको घेर कर रखेंगे, ताकि जो मेन जो राजा है उस पे ज्यादा हमला ना हो सके। अगर क्योंकि वो चले जाएगा तो मतलब एक तरीके से पूरा भारत चले जाएगा। तो उसको मतलब ज्यादा पावरफुल करने के लिए इन्होंने मंडल का गठन करा। पूरी मतलब जो भारत की जो बाउंड्री है ना, जितने भी वहां पे छोटे छोटे राजा थे उनको मंडल में शामिल करा। और उनको मतलब ट्रेनिंग भी दी थी एक तरीके से, और उनको मतलब सशक्त किया था, ताकि बाहर से अगर कोई हमला हो सके तो उसको वहीं पर रोका जा सके। अब देखिए जो कौटिल्य है उन्होंने अनविसिकी पर जोर दिया। अनविसिकी क्या होती है? जांच का विज्ञान। यानी तुम्हारा जो दुश्मन है उसकी क्या ताकत है और उसकी क्या कमजोरी है, उसका पता लगाना, ताकि हम उस पर विजय हासिल कर सकें। एक तरीके से इन्होंने जैसे रॉकी एजेंट है ना, ऐसे बना रखे थे अपने उस टाइम पे। इन्होंने बिल्कुल खुफिया एजेंट बना रखे थे। वो जाते थे दूसरे देश में, वहां की जो खुफिया खबर है वो लाकर देते थे चाणक्य को। तो चाणक्य उस टाइम के अजीत डोभाल थे। तो देखिए जो चाणक्य थे वो कूटनीति से बातचीत करते थे। यानी उनका मतलब पहला तरीका ये था कि जो आपका मतलब कोई भी राज्य है, आपको पहले उससे दोस्ती करनी है ना, आपको उससे संबंध अच्छे बनाने हैं। अगर बाई चांस वो आपकी बात नहीं मानता है ना, वो तो कहता है कि मैं आप पे हमला करूंगा। अगर वो दुश्मन बन जाता है तो फिर आपकी दूसरी रणनीति होगी उसकी कमजोरी क्या है और उसकी ताकत क्या है, उसका पता लगाना, ताकि हम उस पर विजय हासिल कर सके। सबसे पहला क्या है, सबसे पहले उसको दोस्त बनाओ। दोस्त बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसकी कमजोरी और उसकी क्या ताकत है उसका पता लगाओ। और फिर अपने गुप्तचर भेजो, उसकी कमजोरियों का पता लगाओ, और फिर सही मौका मिलने पे उस पर अटैक कर दो, हमला कर दो और उसके राज्य को जीत लो। तो देखिए जो मंडला सिद्धांत है वो मेनली मित्र यानी जिसे सहयोगी बोला जाता है, और अमित्य यानी जिसे शत्रु कहा जाता है, तो इन दोनों की अवधारणा देता है। तो देखिए जो कौटिल्य है वो मंडला सिद्धांत के अनुसार जो कमजोर पड़ोसी है उनको साथ जोड़ने को जोर देते हैं, यानी महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि जो कमजोर पड़ोसी है वो एक बड़े राजा के साथ जुड़ जाएं और उसका सपोर्ट करें, और जैसे ही कोई शक्तिशाली विरोधी आता है तो उसका डटकर मुकाबला करें। और इससे क्या होता है कि एक अखंड भारत का निर्माण भी हो जाता है। और इससे ना फिर जो कमजोर राज्य होते हैं उनको भी फायदा हो जाता है, क्योंकि जो कमजोर राज्य होते हैं वो अकेले कुछ भी युद्ध नहीं लड़ सकते। तो इससे एक तरीके से उनको प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, क्योंकि उनके ऊपर भी एक बड़ा राजा होता है। तो जो बड़ा राजा होता है वो कमजोर राजाओं की मदद करता है, उनके बीच में अगर कोई युद्ध हो जाता है तो उनको सॉल्व भी करवाता है और उनको एक साथ अपने पक्ष में बनाए रखता है। और जैसे कोई शक्तिशाली आता है तो सारे जो राजा हैं छोटे छोटे और जो बड़ा राजा होता है सब मिलकर एकदम से उस पर धावा बोल देते हैं और उस विरोधियों को हरा देते हैं। और इसी के साथ ये जो सिद्धांत है ये याना की अवधारणा भी देता है। याना मतलब होता है राष्ट्रीय हित के लिए रक्षा करना या अपना प्रभुत्व स्थापित करना। तो इसके लिए जो सैन्य अभियान है उस पे जोर दिया जाता है। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है वो कूटनीति, बुद्धिमत्ता और जो गठबंधन है और जो सैन्य कार्रवाई है उस पर जोर देता है, और साथ ही उसको आपस में जोड़ता है। तो मेनली जो मंडल सिद्धांत है उसका मतलब यही है कि जो छोटे छोटे कमजोर राज्य है उनका मतलब इनको इकट्ठा किया जाए और उनका एक मंडल बनाया जाए। और जो जितने भी छोटे छोटे राजा होंगे एक बड़े राजा के अंडर होंगे। तब भी कोई भारी खतरा आएगा, जो बड़ा राजा है वो इन छोटे राज्य की मदद से उस बड़े वाले जो विरोधी है उसको हराएगा। तो मेनली इसका मंडल सिद्धांत का मतलब यही है। तो देखिए कौटिल्य के मेनली दो सिद्धांत है, एक तो है सप्तांग सिद्धांत और एक हो गया ये मंडल सिद्धांत। तो इन दोनों में से आपसे दोनों ही पूछे जा सकती हैं, दोनों में से कोई एक तो जरूर आएगा। तो ये दोनों सिद्धांत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो यहीं पे हमारी वीडियो एंड होती है। आई होप मैंने आपको ज्यादा बोर तो नहीं किया होगा।
अगर सब कुछ समझ आ गया तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर चैनल पे पहली बार है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। तो अपने ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि पेपर अभी आपके हाल फिलहाल में होने ही वाला है, तो जल्दी से इसका शेयर कर दीजिए, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।